हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएम मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 4 आपका जो न्यू पैटर्न कराया जा रहा है उसमें मैथ का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करें। वहां पे सीएसएफ के लिए 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक है आपका 799, दूसरा है 999 का। वहां पे आप जो है 799 कोर्स में इस ईयर का एग्जाम और अगले ईयर का जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, और 999 में जो अभी एग्जाम होगा और जो नेक्स्ट 2 वैकेंसी आएगा, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम कवर होगा। स्पेशल सीएसएफ के लिए कोर्स है। स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन। आप हमारा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, एप्लीकेशन को भी और हमारा यूट्यूब चैनल को भी। पहला क्वेश्चन है आपका, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 5:7 है। यदि ए की आय का 7 गुना बी के व्यय के 6 गुना के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:7। If 7 times the income of A is equal to 6 times the expenditure of B, then what is the ratio of saving of A and B? हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए। A और B की आय 2 और 3, मान लिए 2x और 3x। A क्या हो गया, हमारा इनकम हो गया। व्यय एक्सपेंडिचर 5y और 7y मान लिए। अब क्या कर रहा है, A की आय का 7 गुना, तो इसका 7 गुना। ए का आय कितना है, ए का आय है, ए बी का आय है, और ए का व्यय है और ए बी का व्यय है। ए के आय का 7 गुना कितना हो जाएगा, 14x। किसके बराबर है, बी के व्यय के 6 गुना का। बी का व्यय कितना है, 7y, इसका 6 गुना यानी कि 42y। हम क्या करेंगे, y को इधर लाएंगे, 14 को इधर ले जाएंगे, यानी x बटे y बराबर क्या आ जाएगा, 42/14। 14 से कट करेंगे 3 और बटे 1, यानी x और y में जो अनुपात आ जाएगा कितने का आ जाएगा, 3 और 1 का। अब हम क्या करते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, a और b की बचत का अनुपात क्या है। तो x का वैल्यू यहाँ x में और y का वैल्यू y में रखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्या है। तो देखो, जब हम x का वैल्यू यहां पे रखेंगे, x का वैल्यू जब हम यहां पे रखेंगे तो x का वैल्यू कितना है, तो 3 दूनी 6। y का x का वैल्यू यहां रखेंगे, a का 6, b का 9। a इनकम हो गया, मान लो 6 और 9। अब 1 रखेंगे, ए का खर्च कितना है, वाई की जगह 1 रखेंगे तो ए का 5 आया, वाई का मान यहां रखेंगे तो 7। ए और बी का खर्च क्या आया, 5 और 7। क्यों, क्योंकि वाई का वैल्यू जो है 1 आया है। वाई का वैल्यू क्या है, 1 आया। हमसे पूछ रहा है ए और बी की बचत का अनुपात। मान लीजिए आपने ए ने 6 रुपया कमाया, 5 रुपया खर्च किया, तो बचत कितना हो जाएगा, ए का सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 1 आ गया। बी का हम सेविंग निकालेंगे, 9 में से 7 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 2। रेशियो क्या आएगा, 1:2। ये थोड़ा एकदम अलग तरह का प्रश्न था। यहाँ पे ऐसा प्रश्न शायद आपने पहली बार लगाया हो, ठीक है। मुझे तो अभी तक ये लगभग मतलब जहां तक याद है पहली बार ऐसा मिला था, लेकिन जैसे क्वेश्चन कहता गया हम लोग वैसा करते गए। कह रहा है 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 2 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स इज 2:7। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 350 किलोमीटर्स इन 2 hours, then what is the speed of both the trains in kilometers per hour? दोनों का हमें स्पीड मिला के बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, इनकी गति का अनुपात क्या है, 2:7, यानी 2x और 7x। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 2x और 7x जोड़ेंगे 9x। हमें क्या दिया हुआ है, पहला ट्रेन का 2 घंटे में कितना, स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। स्पीड बराबर
डिस्टेंस बाई टाइम यानी 350/2 कितना आ जाएगा 175। हमें पहली ट्रेन का स्पीड पता चल गया 175 किलोमीटर पर आवर, क्या 175 किलोमीटर पर आवर। अब 2x का वैल्यू क्या है 175 किलोमीटर पर आवर, तो आपको 9x का वैल्यू बताना है। 2x बराबर कितना है 175, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 175/2 और यहाँ पे 9 का गुणा कर देंगे, 2 से कट करेंगे 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 9 का गुणा 87.5 में किया जाएगा, 9 5 45 को 5, 4 बचा, 9 7 63, 4 67 को 7, 6 बचा, 9 8 72, 6 78। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 787.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी को 25% के लाभ पे बेचा जाता है, यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 75 रुपए की कमी की जाती है तो लाभ 30% होगा। घड़ी का मूल विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? A watch is sold at a profit of 25% if both the cost price and selling price of the watch are reduced by 75 rupees, so the profit will be 30%. What is the original selling price of the watch in rupees? मान लीजिए इसका कास्ट प्राइस है 100x, कितना है 100x। अब क्या कर रहा है 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, आपने इसको कितने में बेचा 25% प्रॉफिट यानी कि 125x में, कितने में 125x में। अब क्या कह रहा है दोनों में 75 रुपए की कमी, यहां भी -75, यहां भी -75, यानी कि इसके क्रय मूल्य में भी और विक्रय मूल्य में भी। अब हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है। अब जो है प्रॉफिट ये 30% हो गया, यानी जब आपने विक्रय मूल्य को भी 75 रुपया घटाया, क्रय मूल्य को भी घटाया, तो अब लेकिन जो हमारा प्रॉफिट 30%, यानी क्रय मूल्य पे 30% एक्स्ट्रा, 130/100 को क्या लिख सकते हैं 13/10, क्या लिख सकते हैं 13/10, तो 13 का गुणा यहाँ करते हैं, 10 का गुणा यहाँ करते हैं, 13 का करते हैं 13 100x 13 5 65 को 5, 6 बचा, 13 7 91, 6 97 बराबर 1250x। थोड़ा मैं धीमे बोलूंगा, सर्दी और -750। अब देखिए 1300x में से 1250x घटाएंगे कितना बचेगा 50x, 975 उधर जाएगा बराबर के प्लस हो जाएगा, 975 में से 750 घटाएंगे कितना आ जाएगा 225, 5 से कट करेंगे 10 बार, 5 से कट करेंगे 45, 10x बराबर 45, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4.5। हमसे क्या पूछ रहा है घड़ी का मूल विक्रय मूल्य, तो घड़ी का मूल विक्रय मूल्य क्या था 125x था, क्या था घड़ी का मूल विक्रय मूल्य 125x, x का वैल्यू 4.5 है, तो आपको 125x का वैल्यू बताना है। तो हम क्या करते हैं 125 का मल्टीप्लाई इधर भी करते हैं और 4.5 में भी 125 का मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे गुणा करते हैं, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, 45 बचे 225 को 5 बचा हमारा 22, 45 दूनी 90, 22 112 को 2 11 बचा, 45 से कम 45 11 56, हमारा कितना हो जाएगा 562.5। देखते हैं हमारा आंसर क्या आ गया 562.5। नेक्स्ट, ये थोड़ा अजीब प्रश्न है, इसको इधर ही सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 300 का किसका, यदि 300 का x + 10% 250 के x प्रतिशत से 57.5% अधिक है। क्या कह रहा है यदि 300 का x + 10% 250 के x प्रतिशत से 57.5% अधिक है, यानी हम इसको क्या करें
हम अगर इसको 250 के x प्रतिशत को 57.5% बढ़ा दें तो ये 300 का x प्लस 10% के बराबर आ जाएगा। तो अभी देखिएगा x का 15% x प्लस 13 के 20% से कितना प्रतिशत कम है। क्या x का जो 15% है x प्लस 13 के 20% से कितना कम है ये बताना है। ये हम लोग का थोड़ा हो गया है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं 300 कितना परसेंट x प्लस 10%, x प्लस 10%, तो x प्लस 10/100, 250 का कितना परसेंट x%, यानी गुणे x/100। अब क्या कह रहा है कि a जो है इससे 57.5% अधिक है, यानी अब अगर हम इसको भी 57.5% बढ़ा दे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बराबर क्या कर देंगे 157.5/100। अब a क्या हो गया, अब a जो हो गया इसके बराबर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। 25 चौका 100 0, 25 से 25 छक्का 150, 25 तिया 75, और कुछ काटते हैं 00 से 50 दूनी 100, 50 पच्चे 250। अब यहाँ पे 00 से 00 कट गया। अब हम गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो ये देखिए 40 दूनी 80, 80 का 3 में गुणा करेंगे 240, और यहाँ पे x प्लस 10 आ गया। और यहाँ पे बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 63 का गुणा 5 में करेंगे 60 पच्चे 300, 315x, और कुछ भाई बचा तो नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 240x प्लस 2400 बराबर 315x। अब देखिए 315x में से 240x घटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 75x, और इधर में 2400। 3 से कट करेंगे इसको 25 बार और इसको 800, 25 से इसको कट करेंगे 32। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 32 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 32। अब इसी x से हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है 32 का 15%, तो 32 का 15% और 32 और 13 45 के 20% से कितना कम है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले x का 15% यानी 32 गुणे 15/100, तो कितना हो जाएगा ये 15 दूनी 30 को 0, 3 बचा, 15 तिया 45, 3 48, और बटे 100 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4.8। x का 15% कितना आया 4.8 आया, और 45 का 20% क्या 32 और 13 45 का 20%, 45 गुणे 20/100, 20 से 5 9। हमसे पूछ रहा है ये जो 4.8 है इससे कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है देखिए, हम कमी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 9 में से 4.8 को घटाएंगे। यहाँ पे लिखता हूं 9 में से 4.8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4.2, और नीचे में क्या रहेगा 9 और 1 गुणे 100। 3 से कट करेंगे 3 बार, 1.4, 1.4 का 100 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 140/3%। कितना परसेंट कम हो जाएगा हमारा 140/3%। कितना 140/3%। तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, ये सीपीओ एसआई का क्वेश्चन था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए एंड बी
together can complete a work in 15 days. If A, B and C working together can complete the work in 10 days, then in how many days can C alone complete the work? तो A और B मिलके कितने दिन में? 15. A, B, C 10. तो 15 और 10 का एलसीएम 30. 15 दूनी 10 तिया. A प्लस B का काम कितना है? 2 है. A प्लस B प्लस C का काम कितना है? 3 है. तो C का एक दिन का काम निकालना रहे तो 3 में से 2 घटा देंगे, यानी A प्लस B प्लस C में से A प्लस B को घटा देंगे, 3 में से 2, C का काम आ जाएगा 1. अब क्या कह रहा है? C अकेला इस कार्य को, हमारा टोटल काम कितना है? 30, और C का एक दिन का काम कितना है? 1, यानी 30/1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 30 जो है आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों कर सकता है. ए कितना दिन में? 40 दिन में. बी ए से 60% अधिक कुशल है, दोनों एक साथ 10 दिनों तक कार्य करते हैं. सी अकेला शेष कार्य को 10.5 दिन में पूरा करता है. एक साथ कार्य करते हुए बी और सी मूल कार्य का 44% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? A can do a certain work in 40 days. B is 60% more efficient than A. Both work together for 10 days. C alone completes the remaining work in 10.5 days. In how many days can B and C working together complete 44% of the original work? तो क्या करना होगा हमें? देखिए A 40 दिन में. अब कह रहा है B A से 60% अधिक कुशल है, तो B कितना लेगा? 40 गुणे, ऐसा नहीं कि अब करना है 160/100, नहीं, आपको जस्ट अपोजिट करना है, यानी 100 ऊपर और नीचे 160. कट करेंगे 40 से 4 बार, 4 से आ जाएगा 25, यानी B हमारा कितने दिन में करेगा? B करेगा 25 दिन में. अब कह रहा है ए और बी 10 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 10 दिन का इनका काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इनका एलसीएम लेते हैं. 40 और 25 का एलसीएम 200. 40 25, यानी ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 25 8. अब देखिए कह रहा है 10 दिन तक ये साथ में कार्य करते हैं, तो एक दिन में ये कितना करेंगे? 5 और 8 13. 10 दिन में कितना करेंगे? 130, यानी 200 में से 130 काम इन लोगों ने कर दिया, तो काम कितना बचा? 70 काम बचा. अब कह रहा है सी अकेला शेष काम, यानी ये जो 70 काम करा था इसको करता है 10.5 दिन में, तो पूरा ये 200 काम कितने दिन में करेगा इसको पता करते हैं. तो 70 के ऊपर हम लिखेंगे 10.5 और गुणे यहाँ पे 200. 0 से 0 कट करेंगे, 7 से इसको कट करेंगे 1.5. 1.5 का 20 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 30. अब देखिए सी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है. अब कह रहा है बी और सी मूल कार्य का 44%. तो देखिए अब हम बस बी और सी को लेंगे, इस काम को भूल जाइए. बी कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में. सी कर रहा है 30 दिन में. तो 30 और 25 का एलसीएम 150. 30 25, 25 छक्का. अब मूल काम का, अब हमारा मूल काम 150 है, तो 150 का 44% निकालते हैं. 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 से 22 बार. यानी कितना हो जाएगा आपका? 66. कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए बी और सी 5 और 6, बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 5 और 6 ऐड करेंगे, यानी कि 11.
66 को 11 से भाग दे देंगे। हमसे यही पूछ रहा था, बी और सी मिलके 66 काम कितने दिन में कर लेंगे। तो 66 को 11 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। थोड़ा पानी पी लें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 31 संख्याओं का औसत। 31 संख्याओं का औसत क्या है, 78। पहली 12 संख्याओं का औसत 75 और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 80.5। शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो हम क्या करेंगे, 31 संख्याओं के टोटल में से इन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। तो गुणा करते हैं, 31 का 8 में गुणा करेंगे 248, 24 बच गया। 31 का 7 में गुणा करेंगे 217, 17 में 24 जोड़ेंगे 241। अब 12 का 75 में गुणा करेंगे, 12 पचे 60 को 0, 6 बचा, 12 सत्ते 84, 6 90। 14 का गुणा इसमें करेंगे, 14 पचे 70 को 0, 7, 14 बट्ठे आपका आ जाएगा 112। जोड़ लेते हैं, ये दशमलव है, 7, 2, 9, 1, 10 और 1, 1, 2। हमारा कितना हो गया, 2027। संख्याएं कितनी बची देखिए, 12 संख्या यहाँ, 14 संख्या यहाँ, 14 12 26, 5 संख्याएं बची हुई हैं। तो 2027 घटाते हैं और 5 से भाग देते हैं। 8 में 7 गया 1, 11 में 2 गया 9, 3, 391 में 5 का भाग देते हैं। 5 सत्ते 35, 5 बटे 40, 2, 78.2 आना चाहिए। क्या, 78.2। अगर नहीं आता तब भी तरीका हम लोग का सही था, ठीक है। करें, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि 3 और छात्र उपस्थित हुए और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 21:3 होता है। प्रारंभ में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। In an examination, the ratio of the number of students who passed and the number of students who failed was 25:4. If 3 more students had appeared and the number of students who failed was 3 less than before, then the ratio of passed and failed students is 21:3. What was the total number of students who appeared for the examination initially? तो देखिए, यहाँ पे शुरुआत में कुल कितने बच्चे हैं। ये मान लीजिए आपका 25x है पास वाले और 4x फेल वाले, यानी कुल कितने हैं 29x। कितना हो गया, 29x हो गया। अब एक चीज देखिए, कह रहा है कि 3 बच्चे और शामिल होते हैं और फेल कम होते हैं 3। पहले जो थे वो तो ठीक है, यानी कि जो 3 शामिल हो रहे हैं वो भी पास हो रहे हैं और जो पहले 3 फेल होते थे वो भी पास हो रहे हैं। तो पास होने वाले कितने बढ़ रहे हैं, 6 बढ़ रहे हैं। कैसे, नए लड़के 3 आए वो पास हो जा रहे हैं और जो 3 फेल हो रहे थे वो भी पास हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है, यदि 3 और छात्र उपस्थित हुए थे और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी, यानी जो पहले फेल हो रहे थे ये 4x, इसमें से 3 कम हो गए और टोटल नंबर में 3 बढ़ा है, तो ये 3 किस में जाएंगे, ये पास वाले में। जो टोटल में ये 3 आ रहे हैं, यदि 3 और छात्र उपस्थित हुए और वो जो फेल होने वाले थे अब किस में जाएंगे, ये भी पास होने वाले में। और पहले कितने थे, हमारा 25x थे, तो 25x प्लस इतना
और 4x माइनस 3 बराबर कितना। अब रेशियो हमारा क्या है देखिए, 21 और 3 का रेशियो है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 25 में 75x प्लस 3 3 6 त्रिक 18 बराबर 21 चौक 84x माइनस 21 तिया 63। अब हम क्या करेंगे, 63 को इधर लाएंगे, 63 और 18 81 हो जाएगा। 84x में से 75x घटाएंगे, हमारा 9x हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 बार, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। हमारे कुल विद्यार्थी शुरुआत में कितने थे, 29x। तो x का वैल्यू जो आया है इसमें हम गुणा कर देंगे, यानी 29 गुणे 9, 9 9 81 को 1 8 बचा, 9 दूनी 18 और 8 26, यानी शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे, 261 विद्यार्थी थे। कह रहा है एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय का 3/5 है। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय घंटे में लगेगा। The time taken by a boat to cover a certain distance downstream is 3/5 of the time taken by it to cover the same distance upstream. The speed of the stream is 4 kilometers per hour. How much time in hours will it take to travel 18 kilometers downstream and 15 kilometers upstream? क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में लिया गया समय का 3/5, यानी डाउन स्पीड में जो टाइम था ये आपका 3 और अप स्ट्रीम में टाइम था 5, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो इनका 5 और 3 का, यानी ये 5x है और ये 3x है। ठीक है, अब 1 मिनट ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। इनका रेशियो हमें पता है 3 और 5। ये क्या है, मान लेते हैं धारा की चाल हम मान लेते हैं x। हमें क्या पता है, धारा की गति पता है, क्या, धारा की गति, नाव की गति मान लेते हैं x। तो x और हमारा, तो ये हमारा स्पीड नहीं है, ये हमारा क्या है, समय है। तो समय का उल्टा होता है स्पीड, यानी 5/3 x प्लस 4। क्यों प्लस 4 कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा क्या, धारा और आपका अनुकूल में क्या हो जाएगा, अनुकूल में, और x में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्रतिकूल में। 3 का गुणा 3x प्लस 12 बराबर 5x माइनस 20। 20 को इधर लाएंगे, 12 में जुड़ जाएगा 32। 5x में 3x घटेगा 2x, 2 से कट करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 16, यानी कि हमारा नाव का जो गति है क्या है, 16 है, और धारा का गति क्या है, 4। तो अब हम देखेंगे इसको, कह रहा है धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल, थोड़ा फास्ट करेंगे ना, इस समय थोड़ा 30 मिनट हो जाता है, दिक्कत होता है। देखिए 18/16 और 4 दोनों स्पीड जोड़ देंगे, 20 प्लस 15/16 में 4 घटाएंगे 12, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे 60, 20 तिया यानी 18 तिया 54, 12 पचे 15 पचे 75, 54 और 75 जोड़ेंगे, 5 4 9 7 5 12, 129/60 आया, यानी 60 दूनी किससे काट रहे हैं, 9 2 11 12, 3 से काटते हैं, ये 20 बार, ये 3 चौक 12 3 तिया 9, फिर 2 से काटते हैं, 2 दहिया में 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 पचे 10, 21.5/10, यानी 2.15 आ जाएगा, क्या 2.15। नेक्स्ट आगे वीडियो में।